छात्रों, आज हम पाठ 2 के प्रश्नोत्तरों के साथ साथ जो हमें बोर्ड में पूछा जाता है उससे संबंधित बिंदु को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो पाठ 2 में हमसे पूछता है, पहले पाठ के हमने प्रश्नोत्तर किए, अब पाठ 2 में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी हमें वो पर्यायवाची विलोम पूछता है, उसके लिए हम यहाँ इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कल्पना करते हैं हम कि मान लीजिए हमें पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है साहित्य का हमारा कि यह पाठ, पहले हम पाठ के अर्थ को समझते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक अर्थ हुआ है। तो अर्थ को हम समझेंगे तो पाठ में कहाँ से कहाँ तक गद्यांश हमसे पूछा जाता है, उसमें से हमें प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि हमें पहला पैराग्राफ दिया गया लेकर के जैसे गद्यांश है। छात्रों, प्रश्न में आपको मॉडल समझा रहा हूँ कि जैसे एवं सम अतिक्रामत्सु, एवं सम अतिक्रामत्सु से लेकर के और पैराग्राफ हमारा पहुँचा कि विष स्वाद मोह विषय विष स्वाद मोह स्वाद मोह, यहाँ तक हमें पेपर में ये गद्यांश एक दिया गया और इस गद्यांश में से हमें प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक गद्यांश में 4 प्रश्न हमें आते हैं। पहला प्रश्न है कि एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमने बनाया कि प्रश्न नंबर 1 में कहा, प्रश्न मैंने मान लो कल्पना करते हैं कि हमने प्रश्न बनाया कि कै सविस्तारम उवाच। प्रश्न मैंने बनाया छात्रों, कै सविस्तारम उवाच। दोस्तों, एक प्रश्न बनाया मैंने कि कै सविस्तारम उवाच, कौन विस्तार से बोला। आपको आगे लिखा होगा एक पदेन उत्तरत, कोष्ठक में आपको लिखा होगा दोस्तों कि एक पद में उत्तर दीजिए। तो कै सविस्तारम उवाच, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। दोस्तों, यदि आपने पाठ बड़े अच्छे से ढंग से पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया होगा कि कौन विस्तार से बोला। तो उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर होगा शुकनासः। कौन बोला विस्तार से? शुकनास। विस्तार से शुकनासः सविस्तारम उवाच। दोस्तों, कहा कि शुकनास विस्तार से बोला। एक पद में उत्तर है, 1 नंबर का है। कह सविस्तारम उवाच, कौन विस्तार से बोला। तो कौन बोला? शुकनास। आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हमने इसमें बनाया कि राजा काम
कान उपदेशः कान आदेशः राजा कान आदेशः राजा ने किसको आदिदेशः किसको आदेश दिया राजा ने किसको आदेश दिया आदिदेशः राजा ने किसको आदेश दिया। ये हमने प्रश्न बनाया और लिखा कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। छात्रों प्रश्न नंबर 2 बना कि राजा कान आदिदेश कि राजा ने किसने तारापीठ ने कान यानी किसको आदिदेश आदेश दिया। तो किसको आदेश दिया राजा ने किसको आदेश दिया। तो उत्तर में हम लिखेंगे पूर्ण वाक्य में हमारा ये उत्तर है कि किसको आदेश दिया। तो राजा ने अपने प्रतिहारों को तो राजा ने किसको उत्तर दिया था भाई प्रतिहारान। राजा प्रतिहारान अनुपकरण संग्रहम संभार संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए आदि देश। छात्रों लिखा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर है कि राजा ने प्रतिहारान अनुपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हुआ पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न हुआ दोस्तों ये आपको 20 नंबर के आएंगे यानी आपको 5 गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश 2 गद्यांश 2 पद्यांश 1 नाट्यांश आता है और ये चारों पांचों ही लगभग 24-23 नंबर के आते हैं। इसमें आता है दोस्तों कि और वही मॉडल है सबके अंतर्गत वही मॉडल है और वो मॉडल क्या है वो मॉडल है कि एक पद में उत्तर दीजिए एक प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं प्रश्न नंबर 11। ये हमारा व्याकरण का प्रश्न होगा दोस्तों। इसमें पूछ सकता है वो कि कहा कि यहाँ पर तम कदाचित दर्शनार्थम एक लाइन आई हुई है किताब में कि तम कदाचित क्या है दोस्तों एक लाइन है तम कदाचित एक लाइन है तम कदाचित दर्शनार्थम आरूढ़ विनयम अपि कर्तुम विनितरम इच्छन कर्तुम से विस्तारम उवाच। तो इस लाइन में तम कदाचित अत्र तम इति सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम अभवत। यहाँ पर एक प्रश्न बना दोस्तों व्याकरण का कि तम कदाचित ठीक है ना आगे डॉट डॉट लिखेगा आपको पेपर में भी यही लिखेगा और कहेगा कि अत्र तम इति सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम अभवत। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों 100% एक प्रश्न आपको जरूर आएगा कि
कोई भी सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तम, कदाचित, अत्र, तम इति सर्वनाम पशब्द कस्मै प्रयुक्तम अभवत्। तो उत्तर होगा हमारा दोस्तों, जब इसलिए तो पाठ में हम 4-4 बार लाइन बोलता हूँ, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि दोस्तों ये शब्द किसके लिए आया है। तो तम, अब इस तम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यह जानने के लिए हमको इस पूरी लाइन को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा गद्यांश में, और शुरू से आरंभ करेंगे। तो सम उपस्थित यौ राज्य अभिषेकम चैतम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनासः सविस्तारम उवाच। दोस्तों बड़ा आनंद आता है लाइन पढ़ने में। कहा कि सम उपस्थित, वहाँ उपस्थित युवराज्य अभिषेक के लिए तैयार, उसके कभी दर्शन के लिए आरूढ़ विनयमपि विनम्रता से पूर्ण होने पर भी और अधिक विनम्र बनाने के लिए शुकनास ने विस्तार से कहा। तो तम, उसको, तम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उसको और अधिक आरूढ़ विनय बनाने के लिए, तो किसको, चंद्रापीड़ को। तो यहाँ पर ये शब्द किसके लिए आया है, चंद्रापीड़म। किसके लिए आया है बेटा, चंद्रापीड़म, यह है चंद्रापीड़ के लिए। तो यहाँ पर ये शब्द आया चंद्रापीड़म, चंद्रापीड़ के लिए, या चंद्रापीड़ाय कृते, चंद्रापीड़ के लिए, या चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर तम कदाचित, उसके कभी दर्शन के लिए कौन आया, शुकनास आया, और उसने विस्तार से उसे कहा दोस्तों। तो आया, अब यहाँ पर पूछ सकता है, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगला एक प्रश्न बनता है व्याकरण का, और वो बनता है दोस्तों कि द्वारपाल है। प्रश्न नंबर 4 है, द्वारपालः इत्यर्थी कः शब्दः प्रयुक्तः अभवत्। द्वारपालः इत्यर्थी कै शब्दः प्रयुक्तः अभवत्। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा कि द्वारपालः इत्यर्थी, इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। उत्तर हम लिखेंगे, ध्यान करो, मैंने आपको 2 बार बताया था कि राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए सभी द्वारपालों को बुलाया और अपना अपना कार्य संभालने के लिए, ग्रहण करने के लिए आदेश दे दिया। अपना अपना भार कार्य संभालने के लिए आदेश दे दिया। तो यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, वो आपकी किताब में है, प्रतिहारान। तो द्वारपाल के लिए कौन सा शब्द आया है, प्रतिहारे या प्रतिहारान। एक वचन में उत्तर लिखेंगे दोस्तों, तो प्रतिहारे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिहारे। प्रतिहार होता है द्वारपाल। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, द्वारपाल होता है। तो ये 4 प्रश्न हमारे हुए कि प्रतिहार, द्वारपाल। अब देखो, ये इसका पर्यायवाची पूछ लिया, ये इसमें प्रश्नोत्तर पूर्ण वाक्य में पूछ लिया, यहाँ ये संज्ञा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये पूछ लिया। इस प्रकार से प्रत्येक गद्यांश में से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 पठित गद्यांश, 2 अपठित गद्यांश में से एक गद्यांश ऐसा होता है जिसमें कुछ प्रश्न अधिक होते हैं। एक गद्यांश
पद्यांश यानी 4 गद्यांश पद्यांश नाट्यांश समान अंक के होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं दोस्तों, 16 नंबर के होते हैं। गद्यांश पद्यांश नाट्यांश जो 4 होते हैं वो लगातार 16 नंबर के होते हैं और एक होता है वो 8 नंबर का होता है। इस प्रकार से 24 नंबर के आपको ये गद्यांश आपके पेपर में आते हैं। 24 नंबर देखो, 80 में से 24 नंबर आपके यहाँ सटीक आने गए। इसी अगर यहाँ नंबर कट गए और कहीं नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर यही कट सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पैराग्राफ गद्यांश। इसी प्रकार से इसमें पूछ सकता है कि उवाच। एक अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां, क्योंकि वो गद्यांश पद्यांश में से विशेषण विशेष पर्यायवाची विलोम। प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है कि उवाच इति क्रिया पदस्य कर्तृपद कः। यहाँ पर क्या है कि उवाच दोस्तों कहा कि उवाच यानी होता है बोलना, कि उवाच इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है, कर्ता पद कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकता है, क्योंकि व्याकरण में अपने 6 बिंदु हैं और 6 बिंदु में से प्रत्येक गद्यांश में 2 प्रश्न पूछेगा। तो 6 में से कोई से भी 2 आ सकते हैं, यानी विशेषण विशेष कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष कर्ता क्रिया संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम। तो ये इनमें से कोई भी 2 प्रश्न। तो उवाच इस कर्ता का, इस क्रिया का कर्तृपद कौन सा है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों शुकनासः, शुकनासः। ये दोस्तों उत्तर हुआ कि शुकनास यहाँ पर इसका उत्तर होगा। सविस्तार से कौन बोलता है, शुकनास। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम क्या देंगे कि इसी के सामने अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भाई अब हमने देखो कर्ता पद छांट लिया, पर्यायवाची छांट लिया और विलोम पद छांट लिया। अगला हमारा है कि भाई अगला हमने कहा कि दारुणो लक्ष्मी मदा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दारुणो लक्ष्मी मदः। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वास्तव में ही अच्छा शब्द भी है कि दारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र विशेषण पदम चित्वा लिखत। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने के लिए योग्य अच्छा प्रश्न है कि दारुणो लक्ष्मी मदः, कि दारुणो लक्ष्मी मद इस पद में कौन सा विशेषण पद है दोस्तों, कि विशेषण पद हमको छांटना है। मैंने आपको समझाया कि विशेषण विशेष कर्ता क्रिया पर्यायवाची विलोम समानार्थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनमें से कोई भी 2 प्रश्न एक गद्यांश में पूछे जाते हैं, फिर अगले गद्यांश में कोई भी 2, फिर अगले गद्यांश में कोई भी 2। इस प्रकार से 5 गद्यांशों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र विशेष पद चित्वा लिखत। यहाँ पर विशेषण और विशेष पद को चुन करके लिखना है। विशेषण दोस्तों कहा विशेषण पदम चित्वा लिखत। तो देखो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विशेषण विशेष और एक होता है विधेय विशेष। एक होता है दोस्तों विशेषण विशेष और दूसरा होता है विधेय विशेषण। इस प्रकार से हमारे जो पाठ्य पुस्तक में अधिकांशतः प्रयोग हुआ है वो है दोस्तों विशेषण विशेष। कुछ स्थानों पर विधेय विशेषण भी आए, मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से
आज के बाद भूलोगे ही नहीं। और बाई चांस उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला सटीक 90% आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि विशेषण विशेष हमारे कोर्स में ज़्यादा प्रयोग हुआ है, 90% प्रयुक्त हुआ है और प्रश्न भी यहीं से आता है। तो विशेषण विशेष किसे कहते हैं कि जो विशेषण संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होता है उसे हम विशेषण विशेष्य कहते हैं। दोस्तों अपनी सामान्य भाषा में समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि विशेषण विशेष जो संज्ञा शब्द से पहले ही होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, विशेषण विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग आने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, दारुण। तो दारुण यहाँ पर क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्या हुआ दोस्तों, विशेषण हुआ। तो यहाँ शब्द जो मैंने कहा कि विशेषण विशेष, तो संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होने वाले पद को हम विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण विशेष में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता है दोस्तों। कब प्रयुक्त होता है, पहले। तो इससे पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, दारुण। तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है विशेषण बराबर दारुणः। क्या होगा दोस्तों, दारुणः, क्योंकि यहाँ पर ये ओ तो उत्व संधि के अंतर्गत हुआ है। संधि मैंने आपको पढ़ाई कि दारुणो लक्ष्मी मद, ये व्यंजन है और यहाँ पर विसर्ग है, इसलिए कौन संधि हुई, उत्व संधि हुई। तो दारुणो लक्ष्मी मदः। तो दारुण शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है। क्या है, विशेषण। क्योंकि ये लक्ष्मी मद, लक्ष्मी के घमंड की विशेषता है कि लक्ष्मी का घमंड दारुण होता है, बहुत खतरनाक होता है, कठोर होता है, कटु होता है। तो दारुणो लक्ष्मी मद, तो लक्ष्मी मद की विशेषता है दारुण, जो पहले प्रयुक्त हुई है, ये हुई आप विशेषण विशेष। दोस्तों अब चलते हैं विधेय विशेषण की ओर। विधेय विशेषण उसे कहते हैं दोस्तों जो संज्ञा शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। संज्ञा शब्द के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा राजा बहुत ही निर्दयी है। दोस्तों मैंने कहा नृपः अति निर्दय अस्ति, राजा बहुत निर्दयी है। तो राजा पहले आया और निर्दयी कहाँ आया दोस्तों, बाद में आया। तो बाद में आने वाला जो विशेषण है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके कोर्स में जो आएगा वो विशेषण विशेष आएगा। और इसका एक मैंने आपको बताया देसी तरीका, वो है कि संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों वही विशेषण होता है, वही आपको लिख के आना। अगर आपको छांटने में तकलीफ हो तो आप पहले देखें कि संज्ञा शब्द से पहले कौन सा शब्द है, वही विशेषण होता है। एक इसका ध्यान रखना दोस्तों, इत्यत्र, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आ जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा घूम के आता है। कैसे घूम के आता है दोस्तों, कि यहाँ लिखा कि दारुणो लक्ष्मी मद इत्यत्र विशेषण पदम चित्वा लिखत। इसका अर्थ होता है कि दारुण लक्ष्मी मद पद में यहाँ प्रयुक्त होने वाले विशेषण पद को चुन करके लिखो। ये प्रश्न अलग होता है दोस्तों कि यहाँ दारुण लक्ष्मी मद, यानी इन दोनों पदों में से ही एक पद छांट करके हमको लिखना है। और इसी का एक दूसरा प्रश्न और प्रयुक्त होता है दोस्तों, मैंने मिटाया नीचे वाला प्रश्न देखो, और वो आप समझना। उसमें क्या कहेगा कि जैसे मैंने कहा अगला प्रश्न, इसी का एक दूसरा प्रश्न लिखा दोस्तों मैंने, वो है अति गहनम तमः
अति गहनम तमः, अति गहनम तमः, सॉरी थोड़ा सा प्रश्न बदलना था मुझे। प्रश्न लिखा दोस्तों तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों कहा कि तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों दोनों प्रश्न विशेषण विशेष से संबंधित हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि दोनों प्रश्नों में अंतर बहुत है। दोनों प्रश्न एक ही टॉपिक से हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। और वो आप कैसे समझ पाओगे, देखो तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों यहाँ पर तमः शब्द एक विशेष है कि इसका विशेषण पद हमको गद्यांश में से चुन करके लिखना है, और इसका विशेषण पद हमें इन दोनों पदों में से ही चुन करके लिखना है। अंतर है कि नहीं देखो दोनों प्रश्नों में, और हम समझ नहीं पाते। पेपर में समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न को समझना अति महत्वपूर्ण होता है। तो कहा कि तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, और इसका अर्थ होता है दोस्तों कि तमः शब्द का विशेषण पद गद्यांश में से चुन करके लिखो। अर्थात यहाँ नहीं है, इस लाइन में नहीं है, प्रश्न में नहीं है, गद्यांश में से चुन करके लिखना है। और उत्तर होगा दोस्तों अति गहनम। अति गहनम ये विशेषण है दोस्तों। अति गहनम होता है बहुत अधिक घना, घनघोर कि बहुत ही घना अंधकार। तमः होता है अंधेरा, अंधेरा हल्का भी होता है दोस्तों, और अंधेरा बहुत घनघोर भी होता है, घना भी होता है। तो अति गहनम तमः, तो ये यहाँ पर इसका क्या हुआ दोस्तों, विशेषण हुआ। ये हमने गद्यांश में छांटा, और ये हमने इसी ही पद में से छांट करके उत्तर दिया। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है प्रश्न का कि यदि इत्यत्र शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, किसका होता है, इत्यत्र। इत्यत्र शब्द का यदि प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा यहाँ से विशेषण पद छांट करके लिखना है। तो यहाँ से आपको विशेषण पद छांट करके लिखना होता है। तो इत्यत्र विशेषण पदम किम दोस्तों, तो अति गहनम विशेषण पद हुआ। इस प्रकार से हम छांटेंगे विशेषण विशेष। आपको कुछ नहीं, बहुत ही सरल नंबर है, 24 नंबर का ये मैटर है दोस्तों। और 24 नंबर यदि आपने पाठ को ढंग से पढ़ा, हिंदी अनुवाद ठीक प्रकार से पढ़ा, तो निश्चित ही प्रश्न तुरंत आपके दिमाग में आएगा और उसका उत्तर भी सरलता से निकल आएगा। तो पहले प्रश्न पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, समझना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये गद्यांश पूरा हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से हम अन्य गद्यांशों को भी पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। अति तीव्र ज्वर है ऊष्मा, तो ये शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण के रूप में है कि ऊष्मा गर्मी, तीव्र ज्वर तेज गर्मी, तेज गर्मी विशेषण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। अब आपसे मेरा एक निवेदन है कि घर पर इस गद्यांश में अगले जो गद्यांश हैं उनमें से आप स्वयं प्रश्न बनाएं और छाटें। नहीं तो आपको प्रश्न मैं बना करके प्रस्तुत करूंगा, आपको उत्तर छांटने होंगे। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न उत्तरों का अभ्यास घर पर करें, यही आपका एक अच्छा तरीका होगा इन प्रश्नों को हल करने का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। इनमें से प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। प्रश्न उत्तर मैंने आपको कराए, पर्यायवाची लोग इसी प्रकार से छांट करके हमको लिखने होते। कल फिर अगला
पाठ 3 हम पाठ्य पुस्तक में से पढ़ाएंगे और उसका हिंदी अनुवाद बड़ी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, मैंने कहा कि चाहे पाठ में से गद्यांश आए, पद्यांश आए, पर्यायवाची आए, लेकिन पढ़ना पाठ के अर्थ को ही है। ध्यान से, गहराई से, अच्छे से पाठ को पढ़ना होता है। ठीक है छात्रों, कल पाठ 3 का अध्ययन हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। इसके लिए कल तक के लिए धन्यवाद छात्रों। चाय पी लो भाई। उपन्यास, इसी के सामने अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि भाई अब हमने देखो कर्ता पद छांट लिया, पर्यायवाची छांट लिया और विलोम पद छांट लिया। अगला हमारा है कि भाई अगला हमने कहा कि दारुणो लक्ष्मी मदा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दारुणो लक्ष्मी मदः। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वास्तव में ही अच्छा शब्द भी है कि दारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र विशेषण पदम चित्वा लिखत। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने के लिए योग्य अच्छा प्रश्न है कि दारुणो लक्ष्मी मदः, कि दारुणो लक्ष्मी मद, इस पद में कौन सा विशेषण पद है दोस्तों, कि विशेषण पद हमको छांटना है। मैंने आपको समझाया कि विशेषण विशेष्य, कर्ता, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनमें से कोई भी 2 प्रश्न एक गद्यांश में पूछे जाते हैं, फिर अगले गद्यांश में कोई भी 2, फिर अगले गद्यांश में कोई भी 2। इस प्रकार से 5 गद्यांशों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र विशेष्य पद चित्वा लिखत। यहाँ पर विशेषण और विशेष पद को चुन करके लिखना है। विशेषण, दोस्तों कहा विशेषण पदम चित्वा लिखत। तो देखो, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विशेषण विशेष और एक होता है विधेय विशेष। एक होता है दोस्तों विशेषण विशेष और दूसरा होता है विधेय विशेषण। इस प्रकार से हमारे जो पाठ्य पुस्तक में अधिकांशतः प्रयोग हुआ है वो है दोस्तों विशेषण विशेष। कुछ स्थानों पर विधेय विशेषण भी आए, मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। और बाई चांस उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला सटीक 90% आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि विशेषण विशेष हमारे कोर्स में ज़्यादा प्रयोग हुआ है, 90% प्रयुक्त हुआ है और प्रश्न भी यहीं से आता है। तो विशेषण विशेष किसे कहते हैं कि जो विशेषण संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होता है उसे हम विशेषण विशेष्य कहते हैं दोस्तों। अपनी सामान्य भाषा में समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि विशेषण विशेष जो संज्ञा शब्द से पहले ही होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, विशेषण विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग आने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, दारुण। तो दारुण यहाँ पर क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्या हुआ दोस्तों, विशेषण हुआ। तो यहाँ शब्द जो मैंने कहा कि विशेषण विशेष, तो संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होने वाले पद को हम विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण विशेष में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता है दोस्तों। का प्रयुक्त होता है पहले। तो इससे पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, दारुण। तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है विशेषण बराबर बराबर दारुणः। क्या होगा दोस्तों, दारुणः, क्योंकि यहाँ पर ये ओ तो उत्व संधि के अंतर्गत हुआ है। संधि मैंने आपको पढ़ाई
कि दारुणो लक्ष्मी मद, ये व्यंजन है और यहाँ पर विसर्ग है, इसलिए कौन संधि हुई? उत्व संधि हुई। तो दारुणो लक्ष्मी मद, तो ये दारुण शब्द क्या है दोस्तों? विशेषण है। क्या है? विशेषण। क्योंकि ये लक्ष्मी मद, लक्ष्मी के घमंड की विशेषता है कि लक्ष्मी का घमंड दारुण होता है, बहुत खतरनाक होता है, कठोर होता है, कटु होता है। तो दारुणो लक्ष्मी मद, तो लक्ष्मी मद की विशेषता है दारुण, जो पहले प्रयुक्त हुई है, ये हुई आप विशेषण विशेष। दोस्तों अब चलते हैं विधेय विशेषण की ओर। विधेय विशेषण उसे कहते हैं दोस्तों जो संज्ञा शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। संज्ञा शब्द के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा राजा बहुत ही निर्दयी है। दोस्तों मैंने कहा नृपः अति निर्दय अस्ति, राजा बहुत निर्दयी है। तो राजा पहले आया और निर्दयी कहाँ आया दोस्तों? बाद में आया। तो बाद में आने वाला जो विशेषण है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके कोर्स में जो आएगा वो विशेषण विशेष आएगा। और इसका एक मैंने आपको बताया देसी तरीका, वो है कि संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों वही विशेषण होता है, वही आपको लिख के आना। अगर आपको छांटने में तकलीफ हो तो आप पहले देखें कि संज्ञा शब्द से पहले कौन सा शब्द है, वही विशेषण होता है। एक इसका ध्यान रखना दोस्तों, इत्यत्र, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आ जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा घूम के आता है। कैसे घूम के आता है दोस्तों? कि यहाँ लिखा कि दारुणो लक्ष्मी मद इत्यत्र विशेषण पदम चित्वा लिखत। इसका अर्थ होता है कि दारुण लक्ष्मी मद पद में यहाँ प्रयुक्त होने वाले विशेषण पद को चुन करके लिखो। ये प्रश्न अलग होता है दोस्तों कि यहाँ दारुण लक्ष्मी मद, यानी इन दोनों पदों में से ही एक पद छांट करके हमको लिखना है। और इसी का एक दूसरा प्रश्न और प्रयुक्त होता है दोस्तों, मैंने मिटाया नीचे वाला प्रश्न देखो, और वो आप समझना। उसमें क्या कहेगा कि जैसे मैंने कहा अगला प्रश्न, इसी का एक दूसरा प्रश्न लिखा दोस्तों मैंने, वो है अति गहनम तमः। अति गहनम तमः, अति गहनम तमः, सॉरी थोड़ा सा प्रश्न बदलना था मुझे। प्रश्न लिखा दोस्तों तमः इति पदस्य विशेषण विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों कहा कि तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों दोनों प्रश्न विशेषण विशेष से संबंधित हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि दोनों प्रश्नों में अंतर बहुत है। दोनों प्रश्न एक ही टॉपिक से हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। और वो आप कैसे समझ पाओगे? देखो तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दोस्तों यहाँ पर तमः शब्द एक विशेष है कि इसका विशेषण पद हमको गद्यांश में से चुन करके लिखना है, और इसका विशेषण पद हमें इन दोनों पदों में से ही चुन करके लिखना है। अंतर है कि नहीं देखो दोनों प्रश्नों में, और हम समझ नहीं पाते। पेपर में समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न को समझना अति महत्वपूर्ण होता है। तो कहा कि तमः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। और इसका अर्थ होता है दोस्तों कि तमः शब्द का विशेषण पद गद्यांश में से चुन करके लिखो।
अर्थात यहाँ नहीं है, इस लाइन में नहीं है, प्रश्न में नहीं है, गद्यांश में से चुन करके लिखना है। और उत्तर होगा दोस्तों अति गहनम। अति गहनम ये विशेषण है दोस्तों। अति गहनम होता है बहुत अधिक घना, घनघोर कि बहुत ही घना अंधकार। तमे होता है अंधेरा, अंधेरा हल्का भी होता है दोस्तों, और अंधेरा बहुत घनघोर भी होता है, घना भी होता है। तो अति गहनम तमय, तो ये यहाँ पर इसका क्या हुआ दोस्तों, विशेषण हुआ। ये हमने गद्यांश में से छांटा और ये हमने इसी ही पद में से छांट करके उत्तर दिया। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है प्रश्न का कि यदि इत्यत्र शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, किसका होता है, इत्यत्र। इत्यत्र शब्द का यदि प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा यहाँ से विशेषण पद छांट करके लिखना है। तो यहाँ से आपको विशेषण पद छांट करके लिखना होता है। तो इत्यत्र विशेषण पदम किम दोस्तों, तो अति गहनम विशेषण पद हुआ। इस प्रकार से हम छांटेंगे विशेषण विशेष। आपको कुछ नहीं, बहुत ही सरल नंबर है, 24 नंबर का ये मैटर है दोस्तों। और 24 नंबर यदि आपने पाठ को ढंग से पढ़ा, हिंदी अनुवाद ठीक प्रकार से पढ़ा, तो निश्चित ही प्रश्न तुरंत आपके दिमाग में आएगा और उसका उत्तर भी सरलता से निकल आएगा। तो पहले प्रश्न पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, समझना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये गद्यांश पूरा हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से हम अन्य गद्यांशों को भी पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। अति तीव्र ज्वर है ऊष्मा, तो ये शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण के रूप में है कि ऊष्मा गर्मी, तीव्र ज्वर तेज गर्मी, तेज गर्मी विशेषण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। अब आपसे मेरा एक निवेदन है कि घर पर इस गद्यांश में अगले जो गद्यांश हैं उनमें से आप स्वयं प्रश्न बनाएं और छाटें। नहीं तो आपको प्रश्न मैं बना करके प्रस्तुत करूँगा, आपको उत्तर छांटने होंगे दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न उत्तरों का अभ्यास घर पर करें, यही आपका एक अच्छा तरीका होगा इन प्रश्नों को हल करने का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। इनमें से प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं। प्रश्नोत्तर मैंने आपको कराए, पर्यायवाची लोग इसी प्रकार से छांट करके हमको लिखने होते। कल फिर अगला पार्ट 3 हम पाठ्य पुस्तक में से पढ़ाएंगे और उसका हिंदी अनुवाद बड़ी तरीके से समझेंगे। दोस्तों मैंने कहा कि चाहे पाठ में से गद्यांश आए, पद्यांश आए, पर्यायवाची आए, लेकिन पढ़ना पाठ के अर्थ को ही है। ध्यान से, गहराई से, अच्छे से पाठ को पढ़ना होता है। ठीक है छात्रों, कल पाठ 3 का अध्ययन हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। इसके लिए कल तक के लिए धन्यवाद।